नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और FSSAI का जो रिटन एग्जाम होने वाला है उसके लिए आज हम पार्ट 5 लेकर आए हैं, जिसमें हम बची खुची डेफिनेशंस को कवर करेंगे। इसके बाद एक पार्ट और होगा जिसमें हम छोटी मोटी डेफिनेशंस और कवर करेंगे और फिर हमारा डेफिनेशंस का ये चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट 5 से। और अगर इससे पहले आपने पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखा है तो कृपया करके उसको देखें, क्योंकि पार्ट 5 में ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपको पार्ट 1, 2, 3, 4 से रिलेट करेंगी। और ये पार्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अभी एग्जाम आपका प्री का हुआ था उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन एज इट इज पूछे गए थे पार्ट 5 से भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं देर ना करते हुए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फिर से वही बात, टर्म्स का भी बहुत ध्यान रखना है आपको। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मिस ब्रांडेड फूड। इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या होते हैं मिस ब्रांडेड फूड्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशंस कई तौर पर दी गई हैं, कैटेगरी वाइज दी गई हैं। क्या क्या कैटेगरीज हो सकती हैं, क्या क्या सेक्शंस हो सकते हैं जिसमें एक फूड को मिस ब्रांड की कैटेगरी में रखा जाता है। तो चलिए 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर दिया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में। तो अगर मैं पार्ट 1 की बात करूं, पार्ट 1 की, तो देखिए पहला क्या है यहाँ पे कैटेगराइज करना। ऑफर्ड फॉर सेल विथ फॉल्स, मिसलीडिंग और डिसेप्टिव क्लेम्स, यानी कि कोई भी ऐसा फालतू का क्लेम कर देना जो कि आपके प्रोडक्ट के अंदर है ही नहीं, तो ये भी क्या है, ये मिस ब्रांड है। और क्लेम कहां पे करना, लेवल पे कर देना, जो पैकेज के ऊपर लेवल होगा, या फिर जब आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो वहां पे आप इसका एडवर्टाइजमेंट करते समय क्लेम कर दें कुछ भी। तो आपका प्रोडक्ट जिस क्लेम्स को फॉलो कर रहा है उन सारे क्लेम को आपको अपने लेवल पे रखना होता है। तो आप किसी भी मिसलीड या फिर किसी फॉल्स क्लेम को अपने लेवल पे मत रखें या एडवर्टाइजमेंट के दौरान उसको यूज ना करें, क्योंकि ये मिस ब्रांडेड की कैटेगरी में FSSAI से डाल देगा। चलिए अगले बात की अगर मैं बात करूं, अगले पार्ट की, तो और क्या क्या हो सकता है मिसलीडिंग मिस ब्रांडेड में। सोल्ड बाय ए नेम विच बिलोंग्स टू अनदर आर्टिकल ऑफ फूड, यानी कि किसी और आर्टिकल ऑफ फूड के नाम से बेचना, ये भी क्या है, ये मिस ब्रांड है। फिर मैं अगर बात करूं, ऑफर्ड फॉर सेल अंडर द नेम ऑफ अ फिक्स इंडिविजुअल कंपनी और मैन्युफैक्चरर, यानी कि किसी एक ऐसे आदमी या कंपनी या मैन्युफैक्चरर के नेम के अंडर में आप सेलिंग कर रहे हो अपने प्रोडक्ट की, जो वास्तव में रॉन्ग है, जो एक गलत टाइप का या गलत अवधारणा वाला व्यक्ति या फिर कंपनी है या कोई मैन्युफैक्चरर है उसके अंडर में, जो ऑलरेडी पब्लिक की नजरों में एक कल्प्रिट टाइप का है। तो उसकी नजरों अगर उस तरह से अगर आप किसी भी प्रोडक्ट का सेल करते हैं तो वो भी क्या है, वो भी मिस ब्रांड कहलाता है। चलिए पार्ट बी की अगर मैं बात करूं तो पार्ट बी में देखिए क्या क्या है यहाँ पे। is an imitation of or is an substitute for or resembles in a manner likely to deceive another article of food under the name which it is sold। मतलब जैसे मान लो कि मैं बोल दूं कि कोई भी एक प्रोडक्ट है, जैसे मान लो आटा है, आटा मैं अगर बोलूं तो एक आशीर्वाद आटा आता है, आप भी आशीर्वाद आटे के नाम से ही बेचना शुरू कर दें, लेकिन प्रोडक्ट आशीर्वाद का ना हो, आपका हो, तो वो भी क्या है, वो भी मिस ब्रांड की कैटेगरी में आता है। यानी कि किसी और का ब्रांड यूज कर लेना भी मिस ब्रांडेड है। अगली अगर मैं बात करूं, द पैकेज कंटेनिंग द आर्टिकल ऑफ लेबल ऑन द पैकेज बियर्स ऑन स्टेटमेंट डिजाइन रिगार्डिंग द इंग्रेडिएंट्स विच इज फॉल्स और मिसलीडिंग। मतलब FSSAI कहता है कि जिन जिन इंग्रेडिएंट्स का आप इस्तेमाल करेंगे उनको आप लेवल में आप शो करेंगे, और अगर आपने किसी भी इंग्रेडिएंट का गलत तरीके से वहां पे इंक्लूजन किया है तो वो भी क्या है, मिस ब्रांड की कैटेगरी में आता है। हो सकता है कि वो इंग्रेडिएंट आपकी पैकेजिंग में हो ही ना, आपके प्रोडक्ट में हो ही ना। तो और दूसरा ये कि किसी भी दूसरे कंपनी का या फिर मैन्युफैक्चरर का डिजाइन चुरा लेना या फिर उसके स्टेटमेंट के जैसा स्टेटमेंट या उनका स्लोगन डाल देना, ये भी क्या है, ये भी मिस ब्रांड की कैटेगरी में आता है। अगली अगर मैं बात करूं तो जैसे द आर्टिकल इज ऑफर्ड फॉर सेल एज अ प्रोडक्ट ऑफ एनी प्लेस और कंट्री विच इज फॉल्स। अब ये क्या है जरा समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपने प्रोडक्ट अपना इंडिया में बनाया, लेकिन आपने क्या बोला कि ये प्रोडक्ट जो है हमने इंपोर्ट किया है USA वगैरह से, तो एक पब्लिक के ऊपर एक इम्पैक्ट डालने के लिए आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी एक तरह से मिस ब्रांड की कैटेगरी में आता है। तो ये 3 पार्ट है आपके, पार्ट ए में 3 पार्ट, पार्ट बी में 3 पार्ट, इनको आप ध्यान रखिए। अब अगर पार्ट सी की बात करूं तो कंटेन्स एनी आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग, कलरिंग एंड केमिकल प्रिजर्वेटिव्स।
एंड द पैकेज इज विदाउट डिक्लेरेटरी लेबल नॉट लेबल्ड इन अकॉर्डेंस। यानी कि आपने हो सकता है कोई फ्लेवर, आर्टिफिशियल फ्लेवर यूज किया हो, कोई आर्टिफिशियल कलर यूज किया हो, कोई केमिकल प्रिजर्वेटिव यूज किया हो जिसका आपने लेवल पे जिक्र ना किया हो, तो भी ये मिस ब्रांड आता है, क्योंकि एफएसएसआई बोलता है कि आप जिसका जिसका भी इस्तेमाल करेंगे वो सब आप लेवल पे रखेंगे। चलिए आगे अगर बात करें, इट्स ऑफर्ड फॉर सेल फॉर स्पेशल डाइटरी यूजेस अनलेस इट्स लेवल्ड बिकॉज बियर सच इन्फो। यानी कि हो सकता है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसके अंदर कोई भी ऐसी स्पेशल डाइटरी यूजेस हैं उसके, बट आपने उसको लेवल पे शो नहीं किया है, तो ये भी मिस ब्रांड की कैटेगरी में डाला जाएगा। तो ये कुल तरह से 8 टाइप्स हैं जिसको मिस ब्रांडेड कैटेगरीज में डाला जा सकता है एफएसएसआई के अकॉर्डिंग। तो इनको आप अच्छे से ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी फ्रूट, देखिए हमने फूड्स की कैटेगरी में देख रखा है प्राइमरी फूड, इसलिए मैंने आपको बोला कि आप पहले वीडियोस थोड़ा सा देख लें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। इसमें हम लोगों ने प्राइमरी फूड को डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। तो क्या होता है प्राइमरी फूड, जरा समझते हैं। आइए देखिए, एन आर्टिकल फॉर फूड बीइंग अ प्रोडक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। मतलब कि ये जो 4 आपके प्रोडक्ट हैं, या तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो, या हॉर्टिकल्चरल हो, या फिर एनिमल हस्बेंड्रीज हो, या फिर डेयरी का प्रोडक्ट आपके पास हो, तो बट ये जितने भी प्रोडक्ट आपके हों ये अपनी नेचुरल फॉर्म में होने चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है, इनकी जो फॉर्म है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए, या फिर ये मॉडिफाइड नहीं होने चाहिए, नॉट मॉडिफाइड। पहली बात तो ये कि ये जो है अपनी नेचुरल फॉर्म में होनी चाहिए, मॉडिफाइड नहीं होने चाहिए। किस किस एरिया से हो सकते हैं, एग्रीकल्चर के एरिया से हो सकते हैं, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के एरिया से हो सकते हैं। लेकिन किस फॉर्म में होंगे, अपनी नेचुरल फॉर्म में होंगे। रिजल्टिंग फ्रॉम ग्रोइंग, मतलब ग्रोइंग से लेकर, रेजिंग से लेकर, कल्टीवेशन से लेकर, पिकिंग से लेकर, हार्वेस्टिंग और कैचिंग तक ये अपनी नेचुरल फॉर्म में होंगे। इनकी फॉर्म कभी भी मॉडिफाइड नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये फार्मर और फिशरमैन के अलावा किसी और के द्वारा आप तक उपलब्ध कराए जा रहे हों। इसका मतलब हो गया कि ये कहां से हम ले सकते हैं, हम इनको मार्केट प्लेस से अगर लेंगे, कहां से लेंगे, मार्केट प्लेस से। अगर हम इनको मार्केट प्लेस से लेंगे, और दूसरी बात ये कि ये एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री या डेयरिंग से रिलेटेड होंगे। दूसरी बात ये कि ये मॉडिफाइड नहीं होंगे, अपनी नेचुरल फॉर्मेट में होंगे, अपने नेचुरल फॉर्म में होंगे, जैसे ही मिले वैसे ही होंगे। तो अगर इनको मार्केट प्लेस से अगर आप लेते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, ये आपके प्राइमरी फूड्स कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिस्क क्या होता है? अगर मैं रिस्क की बात करूं तो देखिए क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द हेल्थ, यानी कि आपके हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट होना, एक गलत इफेक्ट होना किसी भी फूड का या किसी भी प्रोडक्ट का, ऑफ कंज्यूमर ऑफ सच फूड एंड द सेवेरिटी ऑफ दैट इफेक्ट कॉन्सिक्वेंशियल ऑफ टू अ फूड हजार्ड। यानी कि फूड हजार्ड के द्वारा अगर आपकी हेल्थ पर कोई एडवर्स इफेक्ट आ रहा है तो ऐसे फूड को हम लेने से क्या बोलेंगे कि ये फूड जो है वो रिस्की है, ये फूड हमारा रिस्क की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो हजार्ड क्रिएट कर दे, हजार्ड का सीक्वेंशियल हो, उसे क्या बोल देंगे, उसे हम रिस्क बोल देंगे। तो कई तरह के रिस्क हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको शो करने की कोशिश की है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें आपकी किस में आती हैं, ये रिस्क असेसमेंट में आती हैं, रिस्क में आती हैं। अब अगर रिस्क है तो रिस्क की एनालिसिस करेंगे भाई, उसको रिस्क को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो रिस्क एनालिसिस में क्या क्या आते हैं, चलिए उसको देखने की कोशिश करते हैं। रिस्क एनालिसिस में 3 पार्ट होते हैं बेसिकली। आपका होता है रिस्क असेसमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क कम्युनिकेशन। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें से एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जिसमें एफएसएसआई ने पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइंटिफिक बेस्ड प्रोसेस। तो रिस्क असेसमेंट जो होता है वो साइंटिफिक बेस्ड प्रोसेस होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो क्या है रिस्क, देखिए रिस्क असेसमेंट जो हो गया और कम्युनिकेशन, इन दोनों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मैनेजमेंट थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं रिस्क असेसमेंट की तरफ। क्या होता है रिस्क असेसमेंट? 4 प्रोसेस होते हैं रिस्क असेसमेंट के। देखिए, रिस्क हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, हजार्ड कैरेक्टराइजेशन, एक्सपोजर असेसमेंट और रिस्क कैरेक्टराइजेशन। क्या है जरा समझते हैं। सबसे पहले जो हजार्ड है उसका आइडेंटिफिकेशन करिए। तो हजार्ड क्या है, इसका आइडेंटिफिकेशन होगा। उसके बाद इस हजार्ड को किस कैटेगरी, किस टाइप में डाला जाएगा, हजार्ड का टाइप क्या होगा,
उसका दूसरा प्रोसेस हो गया, दूसरा स्टेप हो गया। उसके बाद फिर क्या किया जाएगा, उसके बाद अपने असेसमेंट का एक्सपोजर किया जाएगा और तत्पश्चात जब सबसे लास्ट स्टेप की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह की रिस्क हो सकती है। ऐसा तो नहीं कि इससे डेथ हो जाए, ऐसा तो नहीं कि इससे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाए, तो रिस्क का टाइप क्या है हम इसको भी वहां पे देखेंगे। तो रिस्क असेसमेंट का मतलब कितना हो गया, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, हजार्ड कैरेक्टराइजेशन। सबसे पहला 2 स्टेप, यानी सबसे पहले हजार्ड को आइडेंटिफाई करेंगे और हजार्ड को कैरेक्टराइज करेंगे। उसके बाद फिर क्या रिस्क एक्सपोजर हो सकता है, क्या असेसमेंट एक्सपोजर हो सकते हैं, उनको अप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर रिस्क को हम लोग क्या करेंगे, कैरेक्टराइज करेंगे कि रिस्क किस तरह की हो सकती है इससे। तो ये 4 स्टेप है, इनको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर से मैं बता दे रहा हूं, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन किसका, हजार्ड का, उसके बाद एक्सपोजर असेसमेंट, उसके बाद रिस्क कैरेक्टराइजेशन, ये 4 स्टेप आपके होते हैं। रिस्क कम्युनिकेशन क्या होता है, रिस्क कम्युनिकेशन जरा समझते हैं। मतलब रिस्क के बारे में किसी को बताना, समझाना, तो इसके लिए क्या है देखिए जरा, इंटरैक्टिव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ओपिनियंस थ्रू द रिस्क एनालिसिस प्रोसेस कंसर्निंग रिस्क रिलेटेड फैक्टर्स एंड परसेप्शनल, किसके अमंग्स, रिस्क एसेसर्स के अमंग्स, रिस्क मैनेजर के, कंज्यूमर्स के और इंडस्ट्री एंड एकेडमिक कम्युनिटीज के। यानी कि इन चारों के बीच में रिस्क क्या है, उसकी टोटल इंफॉर्मेशन क्या, उस पर ओपिनियंस बन रहे हैं, उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स या हेल्थ इश्यूज जनरेट हो सकते हैं, क्या फैक्टर्स उसमें आ सकते हैं, ये सारे प्रोसेस को, इसको एक दूसरे को कम्युनिकेट करना और इस पर बैठकर विचार विमर्श करके रिस्क को दूर करने के उपाय बनाना, यही क्या कहलाता है, रिस्क कम्युनिकेशन। यानी रिस्क को सबको बताने की कोशिश करना कि वास्तव में रिस्क है क्या इस चीज में। तो कौन कौन से लोग इसमें शामिल होते हैं मैं फिर से बता रहा हूं, रिस्क एसेसर्स शामिल होते हैं, रिस्क मैनेजर्स इसमें रहेंगे, कंज्यूमर्स भी इसमें रहेंगे, जो इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने वाले हैं वो भी इसमें रहेंगे, और वो इंडस्ट्रीज जो मैन्युफैक्चर कर रही है इस रिस्क को या फिर इस प्रोडक्ट को, और वो एकेडमी कम्युनिटीज भी। तो ये 4 के चारों जो हैं वो इन्हीं के मध्य रिस्क का कम्युनिकेशन होगा, रिस्क एसेसर्स, रिस्क मैनेजर्स, कंज्यूमर्स, इंडस्ट्री एंड एकेडमिक कम्युनिटीज के बीच में, ताकि रिस्क के बारे में अपना ओपिनियन दिया जा सके, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा सके और उस रिस्क की एनालिसिस करके रिस्क रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं उन पर डिस्कशन किया जा सके। तो ये है हमारा टोटल रिस्क का 2 पार्ट जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया एनालिसिस में, रिस्क असेसमेंट जो कि टोटल साइंटिफिक बेस्ड प्रोसेस होता है, और रिस्क कम्युनिकेशन जिसमें हम रिस्क को कम्युनिकेट करते हैं, बताते हैं लोग आपस में, किसके किसके माध्यम बताते हैं ये मैंने आपसे डिस्कस कर रखा है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कि रिस्क को मैनेज कैसे किया जाए। भाई एसेस कर लिया कि वास्तव में किस टाइप का हजार्ड है, किस टाइप की रिस्क है, अब उसके बाद उस पर कम्युनिकेट भी कर लिया, बातें भी कर लिए, ओपिनियंस भी जाहिर कर लिए, अब उस रिस्क को मैनेज करने की बातें हैं। तो ये रिस्क मैनेजमेंट हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मटेरियल्स बनाने में भी, क्योंकि देखो सब कुछ जो FSSAI की गाइडलाइंस है उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं की टर्म्स, सब कुछ FSSAI की साइट पर ये सब मौजूद है। बस मैं आपको इस सबको केवल और केवल एक सही ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।